बड़े एक्सपोजर के बंदे को अगर ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, तो फिर एक आम किसी कंट्री के सिटीजन को क्या पता होगा। द इंफॉर्मेशन एज वी लिव इन टुडे, उसमें एक चीज ये तय है अब कि परसेप्शन इज एवरीथिंग। इंडिया इस वक्त $13 बिलियन उसका मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू है। दुबई में हम $7 बिलियन प्लस का मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू हम लेके आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप ग्लोबल टूरिज्म वो जो देखें, अच्छा मेडिकल टूरिज्म के नंबर्स देखें, वो $300 बिलियन से भी ज़्यादा है। गुरबत की पहली दफ़ा दुनिया ने देखा, वाशुक पहली दफ़ा देखा कि इतना खूबसूरत डेजर्ट। वाशुक का डेजर्ट जब हमने शूट किया तो उसमें हमने बहुत सारी अरेंजमेंट्स की, उसमें हमने डून बैशिंग की अरेंजमेंट की। वो जब मैंने वीडियोस बहुत से लोगों ने दुबई में देखी तो उन्होंने कहा कि ये डेजर्ट जो है ये कहाँ छुपा हुआ था, ये दुबई के डेजर्ट से जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। FM सेहत ज़िंदगी के पॉडकास्ट से मैं हूं तनवीर मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास प्रोग्राम इस तनाजुर में है कि उमूमी तौर पे एक बहस इस मुल्क में आप लाजमी सुनते हैं, और उस बहस का जो नुक्ता होता है वो होता है पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज। और जब पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात की जाती है तो हर एक की अलग अलग डेफिनेशन है इस हवाले से। आर्ट के बारे में कहा जाता है कि आर्ट पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है। स्पोर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट अगर वर्ल्ड कप हम जीतें तो ये सॉफ्ट इमेज है। हॉकी के बारे में भी ये कहा जाता है। और इस तरह हमारे अगर साइंटिस्ट कहीं जाकर कोई अवार्ड लेते हैं तो वो भी एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है। और फिर इससे आगे बहस नहीं बढ़ पाती कि कंसिस्टेंटली किस तरह कंटिन्यूसली सॉफ्ट इमेज को आगे बढ़ाया जाए। आज जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं उनके बारे में इसलिए मैंने ये तमहीद प्रोग्राम के आगाज़ में बांधी कि जब सॉफ्ट इमेज की एक फ़िलासफ़ी की बात की जाए, कि सिर्फ़ एक नारा नहीं, सिर्फ़ एक सेंटेंस नहीं, अगर फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो उस शख्सियत ने सॉफ्ट इमेज की फ़िलासफ़ी को ना सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसके लिए काम शुरू किया। जिस दौर में अगर हम 90 की दहाई की बात करते हैं तो उस दौर में हमारे पाकिस्तान में 90 की दहाई को बेहतर दहाई कहा जाता है स्पोर्ट्स के हवाले से, कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ओलंपिक्स जीत रहे थे, स्पोर्ट्स में आगे जा रहे थे। लेकिन ये वो दहाई थी जब दुबई या अरब इमारात रिकन्स्ट्रक्शन फेज़ से गुजर रहे थे, दुनिया मॉडर्न डायमेंशंस की तरफ जा रही थी। हम उस दौर में ये ज़रूर खुश हो रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, दुनिया में आलमी सतह पर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से उन्होंने वो अहद जो है, यूँ कह लीजिए कि दुबई को बनते देखा, वहाँ लेबर को आते देखा, वहाँ कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ते देखा, वहाँ विजन को आगे बढ़ते देखा। और आज दुबई में कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, आज दुबई स्पोर्ट्स में कहीं नहीं है, लेकिन दुनिया का अहम तरीन खित्ता है कारोबार के हवाले से। और यकीनी तौर पे अगर हम खलीजी ममालिक की बात करें तो उस सॉफ्ट इमेज के हवाले से आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान का पहला जो यूँ कह लीजिए कि टूरिज़म के हवाले से, सियाहती हवाले से जो चैनल है वो काम किया, डिस्कवर पाकिस्तान। उसके अलावा 2010 से इस चैनल से पहले भी आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाते रहे, और आपका एम्फेसाइज़ यह था कि स्किल्ड लेबर जो है वो हमारी बैरून मुल्क जानी चाहिए, हमें स्किल करना चाहिए लोगों को। जहाँ तक आपका पाकिस्तान में इस वक्त कंट्रीब्यूशन के हवाले से ताल्लुक़ है, जैसे कि मैंने बताया कि पहला सियाहती चैनल, टीवी चैनल लॉन्च किया, उसके अलावा पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक विलेज का क़याम अमल में आया। बहुत सारे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारा उनका विज़न है। और जब ये सारे तारुफ जमा होते हैं तो डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, वेलकम करेंगे FM सेहत ज़िंदगी में। सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस है आपको जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए FM सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म? वेल, बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का आपने एनवायरनमेंट दिया है यहाँ पे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट ऑनेस्टली। तो मैं यही मेरे पहला वर्डिंग यही थी कि वाओ और फिर उसके बाद जो है वो ये था कि ऐसा एनवायरनमेंट देख के वो सेहत जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि एनवायरनमेंट वो वर्क के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा, वर्क की प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। तो आई एम रियली हैप्पी, और आप सबको मुबारकबाद कि आपने इतना अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे चैनल के लिए और तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, डिस्कवर पाकिस्तान का मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया। ऑस्ट्रिया में
कहीं आप एक स्पीच डिलीवर कर रहे थे और वहाँ जो स्पीच हुई तो एक शख्स आपके पास आया और उसने कहा कि क्या आपके मुल्क में कार्स होती हैं? तो क्या वो जुमला था जिसने डिस्कवर पाकिस्तान की बुनियाद आपके दिमाग में रख दी थी, या एक वैसे भी आपका टूरिज़्म के हवाले से इतना एक्सपीरियंस था? तो ये बताइए, ये ऑस्ट्रेलिया से ये आपको पिंच हुआ, टीज़ हुए आपके, यार ये क्या बात हुई कि साढ़े मुल्क च कार ही नहीं होती, ऐसी सी गल? एग्जैक्टली आपने सही नोट किया और मैंने कई जगह पे ये कोट किया है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मैं आई हैव सर्व्ड फॉर रूलिंग फैमिली ऑफ दुबई फॉर सेवरल ईयर्स। उससे पहले मैं यूएस रहा हूँ काफ़ी साल, तो वहाँ पे भी मेरा कुछ ना कुछ हवालों से आई वाज द कंसल्टेंट फॉर न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसमें टूरिज़म पार्ट को मैंने देखा है, काम किया है, उसके लिए मैंने कंसल्टेंसी दी है और हमने बहुत सारे एरियाज़ में टूरिज़म के रेवेन्यू को बेटर किया है फॉर न्यूयॉर्क स्टेट एज़ वेल। फिर उसके बाद यूएई में आके इसी तरह तो मैं ओवरलुक कर रहा था टूरिज़म की बहुत सारी चीज़ों को दुबई में विद माय पोर्टफोलियो। तो उस दौरान मैंने पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ी रिसर्च की, तो आई हैव रियलाइज्ड कि वो भी आपने दुबई की कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की बात की। जी। अब देखें, दुबई ने विद इन ये टोटल 2 डेकेड्स यानी 20 ईयर्स की सारी डेवलपमेंट है ये। उसके दौरान उन्होंने एक ऐसा खित्ता डेवलप किया कि आज उसका जो टूरिज़म का रेवेन्यू है दैट इज़ अबव $90 बिलियन। उसमें मेरी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो है, जब मैं उन चीज़ों को देख रहा था तो हमने 12-13 बिलियन डॉलर से हम उसको 40 बिलियन डॉलर्स तक उसको लेके गए उस दौरान। तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। ये वो नंबर्स हैं कि हमारी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट जो है आप देख लें कि वो 22 बिलियन डॉलर्स के करीब है और उसमें सारी चीज़ें हम बाहर भेजते हैं और ये वो रेवेन्यू है कि जो बाहर से आता है, आके आपके कंट्री के अंदर स्पेंड होता है। तो इस रेवेन्यू की बहुत बड़ी हैसियत है, वो मुल्क को बहुत फ्लोरिश करता है। तो उसी के ऊपर मेरी रिसर्च तो ऑलरेडी थी। मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मिनिमम 25 बिलियन डॉलर्स का पर ईयर का पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी तक भी मैं कहता हूँ हमने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो उसी दौरान जिस तरह आपने जिस वाक़े का जिक्र किया कि मुझे वियना में एक क्वेश्चन किया गया कि आप जो है कि पाकिस्तान में कार्स हैं, तो मुझे रियली उनको तो जो साहब ने किया था उनको तो मैंने स्टेटिस्टिक के साथ बताया कि जो है कि आपकी कंट्री में जितनी कार्स हैं उसके हिसाब से और वो किस साइज़ की कार्स हैं और हमारे यहाँ किस तरह और फुली पेड हैं, वहाँ पे हर चीज़ जो है वो बैंक्स के थ्रू है। तो वो तो मैंने उन्हें मुतमईन किया ही किया, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि उसका ये कसूर नहीं था, वो एक बड़ा लर्नड बंदा था, बड़ा बिजनेसमैन था, उसका एक्सपोजर था कि एक बड़े एक्सपोजर के बंदे को अगर ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या है तो फिर एक आम किसी कंट्री के सिटीज़न को क्या पता होगा। द इंफॉर्मेशन एज वी लिव इन टुडे, उसमें एक चीज़ ये तय है अब कि परसेप्शन इज़ एवरीथिंग, रियलिटी मीन नथिंग। रियलिटी का अब कोई ताल्लुक रह ही नहीं गया कि एक्चुअल में क्या है। आप जो आपके बारे में दुनिया परसीव करती है, जो आपके बारे में लोग परसीव करते हैं, वही कुछ रियलिटी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक आप वर्ल्ड की परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे, उसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ इसके साथ ही। मैं रूलिंग फैमिली मेंबर यूएई के, जो आप यूएई की जब आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो वो सबसे पहले कराची आते थे। हमारी ही पीआईए ने इनकी जाके एमिरेट्स एयरलाइंस को बनाया जी, हमारे इंजीनियर्स ने, हमने बेसिकली पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है यूएई को डेवलप करने में, और वो उनका इतना बड़ा दिल है कि वो उसको रिकग्नाइज करते हैं, आज भी करते हैं। हाँ जी, आज भी आप देखें के एमिरेट्स एयरलाइन का जो टाइटल है वो के है, के एमिरेट्स कराची, कि वो कराची जो है पहली फ़्लाइट कराची आई थी और वो बाकायदा उन्होंने रिलीज़ की। अब एमिरेट्स की एनिवर्सरी के ऊपर उन्होंने वो वीडियो रिलीज़ की कि कैसे सब लोग बैठ के कराची आए। मैं यूएई के रूलिंग फैमिली मेंबर को यहाँ पे लेके आया, मेरे साथ वो आए कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं उन्हें कन्विंस कर रहा था। एयरपोर्ट पे उनका क्वेश्चन था कि आपके पास यहाँ पे होटल्स हैं?
यानी 3 आवर्स पे जिनके साथ हमारा इतने ब्रदरली रिलेशंस हैं। द क्वेश्चन इज कमिंग कि आपके पास होटल्स हैं कि 5 स्टार होटल्स मौजूद कोई हैं अच्छा कोई होटल है मौजूद है या नहीं, ये मुझे कहाँ रहना पड़ेगा। तो ये परसेप्शन है जिसके ऊपर हमें काम करना है। अब मैंने चैनल के ऊपर जब से हमने डिस्कवर पाकिस्तान चैनल को खोला, मेरी सबसे पहली पॉलिसी ये थी कि हमने हर चैनल क्या करता है, हर कमर्शियल चैनल वो उसके ऊपर लोगोस को ब्लर करता है। आप भी इसी इंडस्ट्री से, आपको पता होगा, वो गाड़ी नजर आती है तो गाड़ी के लोगों को ब्लर करते हैं। अच्छा, बिजनेस नजर आता है किसी फ्रेम में तो वो उसके लोगों को ब्लर करते हैं। तो मैंने मेरे ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कि आपने कोई लोगो जो है, कोई चीज आपने ब्लर नहीं करनी, आपने इसी तरह दिखानी है सो द वर्ल्ड कैन नो कि हमारे पास, हम भी उन्हीं की तरह रहते हैं, हम भी प्रोग्रेसिव नेशन है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी सिविलाइज्ड है, हमारे पास अच्छे रोड्स हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, बल्कि यूरोप से तो कहीं अच्छी गाड़ियां हैं हमारे पास जो हम ड्राइव करते हैं, यूरोप से कहीं अच्छे घर हैं, सड़कें अच्छी हैं जी। मुझे किसी ने कहा लंदन में कि सर आप जो है ना वो यहाँ पे लंदन में मूव हो जाए। मैंने कहा यार मैं उस घर में नहीं रह सकता कि जिसमें कमरे तो 4 हों लेकिन बाथरूम 1 हो। ये पूरे यूके में आपको यही मिलता है। मैंने कहा सॉरी भाई, मैं तो जो है मेरे घर में 18 तो बाथरूम है। तो मैं आपके यहाँ पे जो है, आपके ये सबसे ऑलमोस्ट जो रिच पर्सन है उनके घर में 1 बाथरूम है, तो मैं आई फील सॉरी फॉर यू गाइस, तो मैं भाई यहाँ मूव नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। तो बात यह है कि लेकिन ये सब कुछ हमारी परसेप्शन ये नहीं है। जब परसेप्शन ये है कि जब हम एंटर होंगे पाकिस्तान में, एक वॉर टॉर्न कंट्री होगा, वहाँ पे हर तरफ जो है लोग खोती गाड़ियों पे सफ़र कर रहे होंगे, घोड़ों पे, ऊँटों पे, औरतों ने बुर्के पहने होंगे, जैसे इंडियन फिल्मों में भी दिखा देते। क्योंकि ये देखे ना, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक हुआ क्या कि एक तो है कि वेस्टर्न एजेंडा, कि उसके ऊपर काम करते हुए जब भी कहीं वेस्ट की कोई मूवी आप देख लें, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख लें, आप कुछ देख लें, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी। जब पाकिस्तान नज़र आएगा तो पावर्टी नज़र आएगी, दहशतगर्दी नज़र आएगी, ठीक है जी, लोगों की किस्म परसी नज़र आएगी, लोग मांगते हुए नज़र आएंगे, सड़कें टूटी हुई नज़र आएंगी। ये उनकी हर चीज़ के अंदर, इसके पीछे एक एजेंडा है। डॉक्टर साहब इसी तरफ आऊँगा, जब मीडिया बूस्ट आया 2000 के बाद और एक रैला सा आया न्यूज़ चैनल्स का, और बिजनेस के हवाले से भी न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेट में जो चैनल्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया। जिस दौर में आप डिस्कवर पाकिस्तान का आइडिया लेकर आए, उस दौर में इस चैनल का आइडिया आपको तो पहले से मालूम था कि ਇਹਦੇ ਚ निरी पैसे जाने ही जाने ने, ਇਹਦੇ ਚ आना कख नहीं। तो जो बतौर इन्वेस्टर जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे, जाहिर है ये लाखों करोड़ों कितनी अरबों की बात भी चली जाती है, आपने पूरा सेटअप बनाना होता है। उस वक्त आपके जहन में क्या था कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये डूब जाए पैसा, हो सकता है चैनल चलता है या नहीं चलता, हो सकता है पैसे वापस आते भी हैं या नहीं आते। इन सारे खदशात का मुकाबला कैसे किया और आप फिर कूद पड़े हो, कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ऐसा कभी भी कोई काम जब आप करते हैं ना, कोई भी शख्स, मैं नहीं कहता कि बहुत से लोग हैं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो ये काम पैशन ड्रिवन होता है, ये फाइनेंशियल ड्रिवन नहीं होता। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिजनेस मॉडल बन ही नहीं सकता था। एक दिन कामरान लाशारी साहब मेरे पास सिर्फ इसलिए आए, कहते मैंने सिर्फ आपको सलाम करने आना है, अभी हमने नया नया चैनल खोला था। तो वो कहते मैं पाकिस्तान के 3 बड़े मेजर ग्रुप्स के पास गया, उनको कहा कि हमें पाकिस्तान को इस तरह के चैनल की ज़रूरत है, आप इस चैनल को खोलें। वो ऑलरेडी बहुत बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लाशारी साहब ये जो है ये चैनल बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। तो कहते कि मैंने सिर्फ आपको सलाम करना है, मिलना है, सिर्फ मिलने के लिए आया हूँ कि आपने वो काम किया है कि, और उनका भी यही क्वेश्चन था कि मैंने कहा सर इसमें वो बाद का काम है, मैंने खुद PhD की हुई है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, तो वो मैं इसको बिजनेस वाइज मैं इसको फिजिबल बना लूंगा, वो बाद का काम है, लेकिन एट दिस स्टेज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। मेरा नज़दीक एक ही मिशन है और वो ये है कि कंट्री की पॉजिटिविटी को, कंट्री की परसेप्शन को, कंट्री की सॉफ्ट इमेज को हमने दुनिया को दिखाना है एट एनी कॉस्ट। और इसके लिए मैंने सारे जो भी है, मेरी और मेहनत है, सेविंग्स है, कुछ और कारोबार हैं, तो हम अपनी जेब से पैसे लगाएंगे जितने साल हमें लगाने पड़े, और आज तक लगा रहे हैं। अभी हमें 3.5 साल हो गए हैं, सो 3.5 साल में भी हम अभी तक ब्रेक इवन पे नहीं गए, और ना ही हमारा यहाँ पे और भी कई चैनल ब्रेक इवन पे नहीं गए, लेकिन उनके कोई और इंटरेस्ट भी हैं साथ, वो इंटरेस्ट सर्व हो रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही इंटरेस्ट है
और वो बहुत अच्छे तरीके से सर्व हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई वुड से कि मनी वेल स्पेंट। ये न्यूज़ से लोग आपने सारे पिक किए थे, अब इसके लिए अलग से टेक्निकलिटी चाहिए होती है जब आप टूरिज्म के हवाले से चैनल्स बनाते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कैमराज यूज़ करने, आउटडोर जाना है, ये भी एक मसला तो था आपके लिए टेक्निकल शोबे में। इसको कैसे आपने काउंटर किया कि इनकी ट्रेनिंग कैसे मुमकिन बनाई? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि हर कोई न्यूज़ से आया था, क्योंकि हमारे पास जॉनरा ही वही है। तो हमें इसके ऊपर मैंने कुछ फ़ॉरेन से कुछ ट्रेनर बुलवा के जो है उनको हर चीज़, क्योंकि वो हर एक का ये था कि उसको वो ब्रेकिंग के स्टाइल में ही लेके जा रहे थे कि वो जो आपको पता है मीडिया में चलती है सेंसेशन जो होती है, सेंसेशन, इधर से ऐसे चीज़ जा रही, इधर से ऐसे चीज़ जा रही। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री या कोई भी आप इस तरह की कोई चीज़ जो एक हेल्थी कंटेंट होता है, पॉजिटिव कंटेंट होता है, तो उसमें उसका एक फार्मूला होता है कि वो बिल्कुल उसके कोई भी ट्रांजिशन जो है वो हर ट्रांजिशन उसका बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि आप ब्रेन टू ब्रेन जो है वो आप जाके उसको इमोशनली अटैच कर रहे हैं अपने साथ। इसके पीछे बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स भी अवेलेबल है जिनके ऊपर आप काम करते हैं, और हमने किया। तो इस तरीके से कुछ टाइम लगा, यहाँ तक कि इवन मेरी एक दफ़ा एक प्रोड्यूसर साहब को मैंने आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ क्विकली, कि वो दिल्ली गेट को हमने शूट किया और सारा कुछ, और वो जब लेके आए ना, बहुत खूबसूरत शूटिंग, बहुत प्यारे ड्रोन के शॉट्स और सारा कुछ, लेकिन उन शॉट्स के अंदर क्या था कि जगह जगह वो चिप्स के पैकेट के खाली वो पैकेट पड़े हुए थे और कुछ चीज़ें इसी तरह की। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाईजान एक काम करें, जब आपने नेक्स्ट टाइम ये शूट करना है ना, क्योंकि ये हमारी चैनल की पॉलिसी ये है, हमने कोई चीज़ गंदी नहीं दिखानी। वो कहता सर हर तरफ से गंद पे आया है। अच्छा मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप एक काम करें, आपको कंपनी पे करेगी, आप इसको जो है ना वो किसी को बुला के उससे वो जगह साफ़ करा ले जहाँ पे आपने फ्रेम बनाना है। इसमें एक और भी तजवीज़ थी आपको कि जो फॉरनर्स एंकर्स हैं या कंपेयर हैं ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आपने एक एग्जांपल भी दी थी कि चाइना में जैसे अगर किसी पाकिस्तानी को अगर चाइना के लिए वो टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है तो वो लोग उससे रिलेट करेंगे। ये भी बीच में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा आपने? हाँ जी, हमने एक्चुअली हमारा एक प्रोग्राम है दिल है पाकिस्तानी जी, तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आई एम नॉट ए पाकिस्तानी बट मेरा दिल है पाकिस्तानी, आई फॉल इन लव विद पाकिस्तान। तो वो उसमें हमने एक सीज़न किया था एक चाइनीज़ लड़की के साथ, फिर हमने दूसरा सीज़न किया एक टर्किश लड़की के साथ। अब मैंने कल ही एक एग्रीमेंट साइन किया है, वो मैंने साइन किया एक पोलिश फीमेल के साथ। अच्छा, तो वो व्लॉगर है, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, तो वो उनको हमने पाकिस्तान इनवाइट किया है। तो शी स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक में हम उसी प्रोग्राम का उसका तीसरा सीज़न अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि विद द फॉरेनर आइज़ भी आपको कुछ ना कुछ हम देना चाह रहे हैं कि किस तरह के एक्सपीरियंस हैं उनके और सारा जो है। ये सारा टूरिज़्म चैनल का सेटअप स्टार्ट हुआ तो मुल्क के कई ऐसे हिस्से हैं जो एक्सेसिबल नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बलूचिस्तान के कुछ इलाके, लेकिन आपके चैनल ने जैसे खुशदार का मौला चटोक एक इलाका है, बोलान का इलाका है, गवादर के कुछ इलाके हैं जहाँ एक्सेस ही नहीं था, और बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त सेहत के मामले में इतना एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है जितना होना चाहिए। आपका चैनल वहाँ भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो एक्सपीरियंस बताइएगा कि बलूचिस्तान को जब आप स्क्रीन पे लेके आए फर्स्ट टाइम कई मकामात आपका चैनल लेकर आए। हमने तुर्बत की पहली दफ़ा दुनिया ने देखा, वाशुक पहली दफ़ा देखा कि इतना खूबसूरत डेजर्ट जी। वाशुक का डेजर्ट जब हमने शूट किया तो उसमें हमने बहुत सारी अरेंजमेंट्स की हैं, उसमें हमने डून बैशिंग की अरेंजमेंट की। वो जब मैंने वीडियोस बहुत से लोगों ने दुबई में देखी तो उन्होंने कहा कि ये डेजर्ट जो है ये कहाँ छुपा हुआ था, ये दुबई के डेजर्ट से जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो है। तो हमारे यहाँ तो वो, लेकिन ये है कि ये एक्सपीरियंस तो इट वाज टफ, लेकिन ये है कि हम थैंक्सफुल हैं पाकिस्तान आर्मी के FC के बलूचिस्तान में कि उन्होंने हमें वो किया। अभी हमारा एक शो है पहाड़ों का सफ़र, उसमें हम टोटली फाटा के एरियाज़ को कर रहे हैं कवर, और फाटा के एरियाज़ को किस पर्सपेक्टिव से, जब भी फाटा के एरिया का जिक्र हुआ तो वहाँ पे टेररिज्म की बात हुई जी, किसी भी चैनल ने बात की, हम किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं उसको कवर के। नंबर 1 कि यहाँ पे मिनरल्स कितने हैं और अरबों की तादाद में वहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं उन एरियाज़ में, तो हमें बस इन्हीं चीज़ों को फ़रोग़ देना है और हम जी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सब जैसे कि FM सेहत ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे भी हम बैठे हैं तो बड़ा रेलेवेंट है ये क्वेश्चन कि मेडिकल टूरिज़म के हवाले से आप मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म उन पे बात करते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान ने एक मेडिकल टूरिज़म को प्रमोट किया, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़ाहिर है वो आइडियल नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ तो डबल थॉट नहीं आता पाकिस्तान में? नहीं, कैसे? नॉट एट ऑल। मैं आपको उसके एग्जाम्पल देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि मैं थोड़े से उसके स्टेटिस्टिक की बात कर जी। इंडिया इस वक्त $13 बिलियन 13 बिलियन डॉलर्स उसका मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू है। दुबई में हम $7 बिलियन प्लस का मेडिकल टूरिज्म का रेवेन्यू हम लेके आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप ग्लोबल टूरिज्म वो जो देखें, अच्छा मेडिकल टूरिज्म के नंबर्स देखें, वो $300 बिलियन से भी ज़्यादा है और हमारा शेयर उसमें से इतना कम है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब आप और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिस तरह आपने कहा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, इतना स्टैंडर्ड का है, हमारे डॉक्टर्स इतने काबिल हैं कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। हमारे डॉक्टर्स जो है पूरी दुनिया के जो टॉप के हॉस्पिटल्स हैं उनमें काम कर रहे हैं। दुनिया में डॉक्टर्स को, हमारे डॉक्टर्स को वेलकम किया जाता है कि वो इतने काबिलियत के में वो इतने आगे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमने एक तो इस कॉन्सेप्ट को आज तक नहीं समझा। मैं आप उसका एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ, नाम नहीं लूँगा। हमारे एक साबका मिनिस्टर टूरिज़्म थे, मैंने उनसे जब मेडिकल टूरिज़्म के बारे में बात करना चाही तो उनका जवाब ये था कि मेडिकल का टूरिज़्म से क्या ताल्लुक़ है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको नंबर्स की बात करूँ, ठीक है, तो नंबर्स का ये है कि हमारे यहाँ जो ये सिर्फ हम बात कर लेते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, ठीक है। टर्की में मुझे उन्होंने इनवाइट किया एज ए पार्ट ऑफ हेड ऑफ दुबई टूरिज़्म की टीम के। मैं इस्तांबुल वालों ने मुझे एक प्रेजेंटेशन दी मेरी टीम को। उन्होंने हमें दिखाया कि जी किस तरीके से जब हमने डिसाइड किया कि हमने मेडिकल टूरिज़्म के ऊपर काम करना है, हमने हेयर ट्रांसप्लांट को किस तरीके से सारे डॉक्टर्स को मोबिलाइज़ किया, होटल्स के साथ मिलके हमने किस तरीके से जो है हमने पैकेजेस बनाए और सिटी टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ मिलके कि हम उनको इस्तांबुल सिटी दिखाते हैं, हम उनको एयरपोर्ट से ला के सीधे लेके जाते हैं, उनका ब्लड ड्रॉ करके सारे डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड करके वो 3000 to 3500 यूरो में जो है वो वहाँ से शुरू होता है और 10,000 यूरो तक जाता है। 2 years में दे हैव टेकन द रेवेन्यू टू $5 बिलियन प्लस, सिर्फ 2 साल में, ठीक है। अब आज जब अगर आपको इत्फाक हो अपना इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, तो जब आप देखें कि उसके डिपार्चर एरिया में आप जब देखेंगे तो हर तीसरे शख्स के सर के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। वो वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करा के जा रहा है। वही ट्रांसप्लांट लेस देन 1000 यूरो में पाकिस्तान में हजारों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये हो सकता। कोई स्टेट के लेवल पे कोई काम नहीं हुआ आज तक। इतना बड़ा रेवेन्यू है कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। मेरी अभी पिछले दिनों मैंने दुबई में इंश्योरेंस कंपनी से बात की। हमारे को ऑलमोस्ट 6-7 लाख के करीब लोग जो है वो दुबई में मौजूद है। 15-20 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे सऊदी अरब में मौजूद है। अब दुबई ने क्या किया है कि उन्होंने हर जॉब के लिए इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी, मेडिकल इंश्योरेंस। अब उन लोगों का जो मेडिकल का बिलिंग है ना, अब मैंने उनको एक आइडिया दिया, उनको मैंने कहा जी कि अगर मैं आपकी जितनी सर्जरीज, आप सिर्फ पाकिस्तानीज की अभी बाकियों को छोड़ें, आप सिर्फ पाकिस्तानीज की सर्जरी अगर मैं आपको पाकिस्तान से करवा दूं और 33% ऑफ द टोटल अमाउंट पे करवा दूं जो आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने उनके सारे सर्जरीज के वहाँ पे मैंने रिसर्च की कि उनके बिल्स क्या हैं, ठीक है। जो सर्जरी वहाँ पे हो रही है पाकिस्तानी 30 लाख रुपए में, वो पाकिस्तान के अंदर 5 लाख में होती है। मैंने कहा जी 2 लाख की मैं उनको टिकट दूंगा उन लोगों को, आप उनको चॉइस दें कि जी जाएं, आपको हम चॉइस देते हैं, आप पाकिस्तान से सर्जरी करा लें, पे हम करेंगे, ठीक है। आप चले जाएं यूके का पूरा NH सिस्टम इस वक्त उनका जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो इस वक्त डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहाँ पे लोगों को जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे इमरजेंसी में को अंदर नहीं लेके जा रहा। ये पोजीशन है उनके पास डॉक्टर्स की। हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि आप अभी जाएं सर्विसेज अस्पताल में, किसी को 45 मिनट से बिठा लें, वो डंडे सोटे लेके आ जाएगा कि जी ये डॉक्टर ने हमारे साथ किया क्या है। वहाँ पे सारे हाथ बांध के बैठे होते हैं 12 घंटे के लिए इमरजेंसी में। डॉक्टर साहब ये कल्चर भी है ना, एक कौम का एक कल्चर है, उसकी एवोल्यूशन है। नहीं, लेकिन इसमें एवोल्यूशन की बात नहीं है ना। अगर हम वहाँ पे अब यूके के अंदर 30 लाख पाकिस्तानी है,
और वो पाउंडों में पैसे पे करती है NHS। अगर आप NHS के साथ एक एग्रीमेंट कर लें, मैं कर सकता हूं कल, अगर मुझे स्टेट की सपोर्ट हो, मैं कल आपको एग्रीमेंट करके, ये कम से कम 304 अरब डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं रुपयों की नहीं बात कर रहा, ठीक है। हमारे लिए 1-2 बिलियन डॉलर मांगने के लिए, सॉरी टू से दैट, हम पूरे मुल्क फिरते हैं, हम तैयारियां करते हैं, फिर आपको आके कौम को मुबारकबादें देते हैं कि जी मुबारक हो, हमें $1.5 बिलियन कर्जा मिल गया। लेकिन हम काम नहीं करेंगे कि वो ऐसे काम कि जिसकी वजह से, जिसके अंदर कि हम थोड़ी सी मेहनत करके वो पैसे अपने कमा लें। ठीक, ये सर ना बड़ा इसके अंदर स्कोप है, सॉरी मैंने आपकी बात को हरकत कर दिया, इतना बड़ा स्कोप है मेडिकल टूरिज्म के अंदर कि आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा स्कोप है। सिर्फ एक मेडिकल टूरिज्म जो है वो आपका जो है ये पूरे के पूरी आपको IMF से निजात दिला सकता है। और साथ साथ होटल इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर सकती है। जब बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो होटल इंडस्ट्री, सारे लोग आएंगे। आप इसके साथ ही एक चले मिलती जुलती चीज़ है एजुकेशन टूरिज्म। हाँ जी। अब एजुकेशन टूरिज्म के ऊपर आज तक हमने फोकस नहीं किया। हमने अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, 750 लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 750 फॉरेन स्टूडेंट है सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर, बगैर कुछ किए। अभी हमें एजुकेशन टूरिज्म का कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। एजुकेशन टूरिज्म का अनदर टिकट जो हम उठा सकते हैं वो 20 से 25 अरब डॉलर की, सिर्फ हम एजुकेशन टूरिज्म पे। इतने सारे मुल्क हैं जहाँ पे एजुकेशन का इशू है। हमारे बच्चे जाके चाइना भाग रहे हैं, को रशिया भाग रहे हैं जाके MBBS करने, को ये करने, उसके ऊपर हम खुश हो रहे हैं। सर उसका एक वजह से आपने परसेप्शन फरमाया, तो हमारी जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, ये भी तो बड़ी काउंट करती है ना। लोग गूगल जाते हो देखते हैं पाकिस्तान की जो कोई भी यूनिवर्सिटी पहले 100 में भी नहीं है, तो उसी हिसाब से परसेप्शन भी तो ठीक करने की जरूरत है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे हैं ना वो हमसे पीछे है। तो इसलिए ये है कि अगर हम उन्हीं बच्चों को बचा लें, यहाँ पे रोक लें, एक चीज़, इतना बड़ा रेवेन्यू जो है वो फ्लाई आउट होने से बच जाएगा। और दूसरा ये है कि हम उन कंट्रीज़ को टारगेट कर लें कि जिन कंट्रीज़ के अंदर उस एजुकेशन का फुकदान है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हमारे पास है। बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद है। अगर हम उनके अंदर फॉरेन स्टूडेंट्स ले आए, ये प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर भी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 750 स्टूडेंट फीसें देता है, यहाँ पर ट्यूशन देता है, रहता है, खाता पीता है पूरा साल, ऑल ईयर लॉन्ग। 3 साल की डिग्री है, 3 साल में। अब यही आप इसी मॉडल को बड़ा कर दें, सारी यूनिवर्सिटीज़ उठा के लोगों को ले आए, कितना बड़ा रेवेन्यू। जैसे लेकिन आपने मेंबर्स के ऊपर नहीं खेलना। हमारी तो सिचुएशन ये है कि हम सड़क बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको खोद के नीचे से तार गुजारते हैं, फिर उसको खोद के नीचे से सेवरेज का पाइप डालते हैं, तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी। एक रिलीजियस टूरिज्म भी बड़ा रिच है यहाँ। देखें ननकाना साहब में सिख यात्री पूरी दुनिया से आते हैं। इस तरह बलूचिस्तान में हंगलाज एक जगह है जहाँ पूरी दुनिया से हिंदू यात्री 3 से 4 हज़ार आते हैं। इस इंडस्ट्री को भी हम उसी तरह यूटिलाइज नहीं कर सके ना, कि जो रिलीजियस टूरिज्म है हमारे यहाँ उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। सऊदीया में हर साल हज के मौके पे बहुत बड़ी आमदन उन्हें होती है सऊदी हुकूमत को। इस हवाले से भी हमने प्रॉपर देखें कर सकते थे ना। हर साल यात्री भी आते हैं और सिख यात्री भी आते हैं, इसको भी कहीं ना कहीं हमें मैनेज करने की ज़रूरत है। अच्छे तरीके से अच्छी रहायशगाहें बनाई जाए, अच्छे पैकेजेस बनाए जाए, इस पर भी काम हो सकता है। जी, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा हमने किया है, लेकिन आई वुड से इन माय पर्सपेक्टिव हमने सिर्फ 10% काम किया। अभी 90% काम होना ज़रूरी है उसके ऊपर, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है सिखों के लिए स्पेशली। वो तो मक्का और मदीना उनका यहाँ पे है जी। आप जिस तरह आपने हिंदुओं का नाम लिया, अभी हमने एक पिछले दिनों एक प्रोग्राम शुरू किया है चर्चेज़ ऑफ पाकिस्तान। हमने पूरे पाकिस्तान के चर्चेज़ को दिखा रहे हैं। अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जब भी आप करें माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान या कुछ भी, आपको वीडियोस मिलेंगी जी हमने एक क्रिश्चियन जो था वो जला के मार दिया, हमने कुछ और कर दिया, हमने कुछ और कर दिया। अब जब हमने चर्चेस दिखाने शुरू किए हैं कि इतने खूबसूरत चर्चेस और उनके अंदर सर्विस कैसे होती है, बिलीव यू मी, हमें पूरी दुनिया से, मुझे पिछले दिनों एक ईमेल आई इटली से, उन्होंने कहा जी ये चर्च बिल्कुल आइडेंटिकल है जो हमारे पास एक रोम में चर्च है, इज़ दैट ट्रू कि ये पाकिस्तान में? मैंने कहा जनाब दिस इज़ ट्रू। तो ये पहली दफ़ा हमारे पास इतना कुछ है, हमने दिखाया नहीं आज तक बदकिस्मती से। दोस्तों मियाँ चन्नू तो ਤੁਹਾਡਾ ताल्लुक है। अब मोस्टली हम पंजाब में देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है आबादी बढ़ने की वजह से कंक्रीट होता जा रहा है पंजाब। मतलब आप जब हाउसिंग स्कीम्स बनाते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, वो ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। पिंड हुण पिंड रहे नहीं, मतलब वैसे पिंड नहीं रहे।
तो ये बताइए, ये ऑर्गेनिक विलेज के पीछे क्या नॉस्टैल्जिया भी था बचपन का कि यार ये आइडियल एक गांव होता था, अब वैसे गांव नहीं हो रहे, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रही है, गांव गांव नहीं रह रहे। वो तो सेहत के हवाले से, ऑर्गेनिक फूड के हवाले से तो था, ये नॉस्टैल्जिया भी था आपका? वैसे बचपन की कोई मेमोरी थी गांव के साथ जुड़ी हुई? देखें, वो तो डेफिनेटली था, क्योंकि एक हमारा भी एक ज़िम्मेदार फैमिली से ताल्लुक़ था। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी, आई थिंक मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में इट्स अ नीड ऑफ द आवर। हमें जो है पहली बात तो ये कि इसके ऊपर पॉलिसी, ये तो अब पॉलिसी साज़ों का काम है, हमारा तो नहीं है, लेकिन ये है कि उन्हें रोकना चाहिए इस चीज़ को, कि जो है कि हम अपने हर एरिया को बस उसको कंस्ट्रक्शन में तब्दील, सीमेंट में तब्दील करते जाते हैं। तो मैंने ये एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था कि एक पूरा ऑर्गेनिक विलेज जिसमें खाद से लेके, हम खाद भी अपनी बनाते हैं गोबर से और वर्म से, इसी तरह करते करते हम गुड़ अपना बनाते हैं, हम शक्कर अपना बनाते हैं, हम हर चीज़ उसमें, भैंसों का दूध बिल्कुल खालस वहीं से लेते हैं। यानी हमने पूरे एक 30 एकड़ लैंड में जो है वो हमने पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट बना दिया। फिर अंदर एक ढाबा बनाया कि लोगों को बना के देसी घी के अंदर देसी चिकन, देसी बकरा, देसी सारा कुछ, हर चीज़ वहीं की वेजिटेबल जो वहीं से, वहीं की गंदम जो बगैर उसके वो हुई है। तो ये वी नीड टू टेक बैक टू नेचर। हमारी यूथ को, हमारे लोगों को, एक बड़ी नोन सेइंग है, यू आर व्हाट यू ईट। तो हमारी रेगुलेटरीज को भी इसके ऊपर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है कि हमारे फूड के अंदर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मिलावट हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि कुछ ऐसा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना दिया जाए कि जिसको लोग फॉलो करें अपने अपने इलाके में। इस तरह के विलेजेस बने, लोगों को ये पूरे दिन की एक्टिविटी भी है फैमिली की, कि आप आएँ, देखें अपनी नेचर से। हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता आलू दरख्त पे लगते हैं, ये ज़मीन से पैदा होते हैं। तो ये जो है, ये हमें बताने की ज़रूरत है। किचन गार्डन हम वहाँ पे बनाया हमने, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आप ये अपने घर पे, अपनी घर की छत पे लगा सकते हैं, अपने सेन में लगा सकते हैं, अपने घर की सब्जियाँ खुद पैदा करें, बजाय इसके कि आप रोएं पिटें कि जी सब्ज़ी बड़ी महंगी हो गई है। तो वो जो है कि इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप थोड़े से एफर्ट्स करके बहुत अच्छे तरीके से, हम अपनी फ़िश प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक छोटा सा बायोफ्लॉक का वो प्लास्टिक का एक वो है, एक टैंक है, उसके अंदर आप अपनी फ़िश जो है वो खुद प्रोड्यूस करें। अगर गाँव में, हाँ जी, जो उसी विलेज में, हाँ जी, उसी विलेज के अंदर हमने वो भी कर रहे हैं। हम मुर्गियों का कॉन्सेप्ट, तो हम लोगों को साथ साथ एजुकेट कर रहे हैं कि आप जो है अपने घरों में, अपनी हर जगह पे, या अगर आपके पास बड़ी लैंड है तो अपने अपने एरिया में अपने साथ के फार्मर्स को अपने साथ मिलाएं, एक जगह बनाएं और उस जगह पे रख के आप सब लोगों को बेचें। उससे क्या होगा कि ऑल ये मिडल मैन का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बढ़ के इसको टूरिज़म से, कि ग्लोबली एग्री टूरिज़म, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्चुअली एग्री टूरिज़म। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि एग्री टूरिज़म बहुत बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया में, क्योंकि उस प्रोसेस को लोग देखने आते हैं कि कैसे है। सिर्फ लोग, कल हमारे संडे को 800 लोग सिर्फ एक जगह पे जमा थे जहाँ गुड़ बन रहा था। वाह, ठीक है, कि वो लोग कह रहे थे, और वही गुड़ जो बाहर कहीं आपको, आपका 200 रुपये किलो बिकेगा, आप उसको ऐसी जगह पे लोग जब देखते हैं एक चीज़ फ्रेश सारा कुछ, आप उसको 400 का भी बेच सकते हैं, 300 का भी बेच सकते हैं। हम तो उसको एक्सपेंसिव नहीं बेचते, लेकिन आप बेच सकते हैं, क्योंकि पीपल लाइक दिस आइडिया, कि वो लोगों को पता कि हर चीज़ नज़र आ रही है। तो मेरा बस यही है कि इस विलेज को, ये बिल्कुल राइट ऑन मेन बुलेवार्ड DHA है, आप देखें भी, और अपने अपने एरिया में, चाहे वो छोटे से कोई है आपके पास जगह है या कुछ भी है, अपने अपने एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करें। इससे हमारा एग्री टूरिज़म बहुत बढ़ेगा, हमारी वैल्यू ऐड होगी, हमारी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू ऐड है ये। तो सबसे पहली बात कि कल्चर रिवाइव कर रहे हैं, कल्चर रिवाइव कर रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के वो ये कि आपको एक वो फूड के जो आप देख रहे हैं, आपके सामने है, सब कुछ है, आप अपने हाथों से तोड़ेंगे और सारा कुछ वो करेंगे, और वो आपको, तो उसका फील ही और है।
तो आप मेरी बस यही है कि हर कोई जो है अपने अपने इलाके में इसको शुरू करे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि हमें इन प्रोजेक्ट को, और बिलीव यू मी, ये आप मकान बना के रेंट पे देंगे ना, आधे मकानों पे कब्जा हो जाना है। तो इसलिए ये है कि उस तरफ जाने की बजाय इस तरफ आए, आप कैश पे सब्जी बेचेंगे, कैश पे खाना बेचेंगे और आप अच्छे पैसे कमाएंगे। तो इसलिए खुदा का नाम माने कि हमारे मुल्क को जो है वो टोटली एनवायरमेंटली वो ना करें। मैंने वहाँ पे यहाँ तक का मैं केयर कर रहा हूँ कि बर्ड्स की, कि जो बर्ड्स की जो चहचहाहट है आपको पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिलेगी। आप मेरे पास आए, मैं उसके लिए जगह जगह एरियाज़ बना रहा हूँ कि जहाँ पे हम फूड डालते हैं, कि वो जगह जगह मैंने कुछ 2000 के करीब घोंसले खरीद के बिल्कुल नेचुरल दरख्तों के ऊपर लटकवाए हैं कि वो परिंदे जो है वो आके वहाँ पे अपना आराम से रहें। मुख्तलिफ एरियाज़ में पानी रखवा रहे हैं कि वो लोगों को जो है ना कि ये एक ऐसी कि अपने अपने एरिया में ये ऐसी चीज़ बनाए, क्योंकि हमने जानवरों को भगा दिया है, हमने सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल उल्टी तरफ क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी काफ़ी एग्जैक्टली वो भी बहुत बड़े मसाइल हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आइडियल आपने एक ऑर्गेनिक विलेज लाहौर में बनाया है, क्या पंजाब के दीगर शहरों में भी इसको फैलाएंगे, इसकी ब्रांचेस? देखिए जी, हम वी विल ट्राई, लेकिन ज़ाहिर है कि मेरा तो यही है कि मैं आई वुड लाइक टू एजुकेट एवरीवन कि आप जो है, मेरा एक्चुअली टूरिज़्म चैनल के कॉन्सेप्ट से हम, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आई एम नॉट ए ग्रीडी पर्सन, आई डोंट वांट टू मेक ऑल सॉर्ट ऑफ मनी कि जी वो मेरे पास आ जाए, नहीं। मेरा ये कि हमने अभी इसके ऊपर काम किया, अभी हम गवर्नमेंट के साथ हमने बड़ा सर खपाया, लेकिन वहाँ पे कोई कुछ समझ का फुकदान है या हमें समझाना नहीं आता। तो वो ये है कि वो अब मैं कुछ मेडिकल टूरिज़्म पे काम कर रहा हूँ कि वो हम कुछ एक ऐसा यूनिट, कोई ऐसी चीज़ हम बना दें, कुछ हॉस्पिटल्स के साथ मिल के, प्राइवेट सेक्टर से कुछ कंसोर्शियम उठा के, कि वो जो है, हम है नेशन ऑफ फॉलोअर्स, तो अल्लाह करे हमको अच्छे कामों को भी फॉलो करना शुरू कर दें, बुरे कामों में तो हम हर एक को टका के फॉलो करते हैं। तो अच्छे अच्छे कामों, तो हमारा यही है कि एज ए बीइंग ए चैनल कि हम उन चीज़ों को दिखाएं लोगों को और लोगों को मोटिवेट करें कि ये चीज़ें की जा सकती हैं। हमने माउंटेन्स, मैं आपको बताऊं, 4 माउंटेन्स जो आज तक कभी पीक ही नहीं हुई थी, मैंने खुद अपनी जेब से पैसे दिए माउंटेनियर्स को, हमने उनको ट्रेन किया, क्लेमेटाइज किया, वो उनको हमने भेजा, हमने उसको नेशनल जियोग्राफिक के साथ लिंक किया। एक पीक, तख्तू पीक, सिर्फ उसका आपको एज ए केस स्टडी बता रहा हूँ, उसके ऊपर 1200 फॉरेनर्स जो है 1 साल में आ चुका है। जब से हमने पीक किया 1.5 साल हुआ। ये कंट्रीब्यूशन ये माउंटेन्स के हवाले से कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके ऊपर जो है लोग आके उसको पिक कर रहे हैं। अब 1200 जब फॉरेनर उस एरिया के अंदर जाता है तो वो कितना बड़ा रेवेन्यू उसके अंदर इस एरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। वो वहाँ से लोकल लेबर लेता है अपने साथ, उनको लेके जाता है ऊपर, कुछ चीज़ें उठाते हैं उसकी, वो आके रहता है, वो फूड खाते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। तो हमें ये हर एरिया को एक्चुअली टूरिज़्म, सिर्फ हमारे यहाँ एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि टूरिज़्म का कि जो है या तो कोई रेस्टोरेंट खोल लो, या फिर ये है कि एक किसी जगह पे किसी लेक के पास जाके जो है ना जी, वो एक आप वो कोई वहाँ पे कोई 8-10-20 कमरों का होटल बना लें और आपने जो है ना जी टूरिज़्म कर दी। तो ये है कि हमने एक्चुअली टूरिज़्म को बहुत ही कुछ और समझा हुआ है। टूरिज़्म का एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उसकी कोई 15-20 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी, बिजनेस टूरिज़्म, माउंटेन टूरिज़्म, बीच टूरिज़्म, आज तक कुछ नहीं हुआ हमारे पास। हमने बीच के ऊपर बीच का जो हाल किया है मैं आपको बता नहीं सकता। आप कराची के अंदर चले जाएं, जो उस बीच के ऊपर आप 15 मिनट अगर आप जो उसके अंदर इतनी स्मेल होगी हमने पैदा कर दी है, वहाँ पे आज तक हम बाथरूम नहीं बना सके, तो वो जो है वो वहाँ पे आप उस 15 मिनट के बाद आप कहेंगे कि बीच का कभी नाम ना लो दोबारा। और यही बीचेस हैं दुबई में, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्हीं बीचेस से कमा रहे हैं। आप कराची से लेके बलूचिस्तान तक देखें, इतने इतने खूबसूरत बीचेस हैं। हमने अगर कहीं पे कुछ बनाया भी तो एक क्लोज इन रिजॉर्ट बना दिया 20-25 लोगों को सर्व करने के लिए, आपकी एलीट को सर्व करने के लिए। आपने पब्लिक, कभी एलीट का पैसा आपके पास नहीं आएगा, एलीट का पैसा सिर्फ एलीट के पास जाएगा। सही, ठीक है। आप पब्लिक के लिए जब कुछ करेंगे, पब्लिक बीचेस बनाएंगे खूबसूरत, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा और वो फिर पब्लिक के पास जाएगा और कंट्री के पास। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जब आप समाजी सतह पे बहुत सारा काम करें तो समाजियात के बाद सियासियात की तरफ लोग आते हैं। आप समाजी तौर पे बड़े एक्टिव में इस वक्त माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। फ्यूचर में
इस ट्रेंड को फॉलो करते हो, जैसे आप कह रहे हैं ना ट्रेंड होता है, हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि इन फ्यूचर सियासत की तरफ भी आएंगे, इलेक्शंस की तरफ? कोई ऐसे नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक दैट्स माय कप ऑफ टी। हाँ, अगर एक चीज़ ज़रूर है, मुझे पिछले दिनों एक तो जगह से कहा भी गया, तो मैंने कहा जी मेरी पहली शर्त तो ये है कि आल भी कोई भी चीज़ अगर आपने मुझसे काम लेना है कोई भी, तो आल डू इट ऑन ऑनरेरी बेसिस, किसी किस्म के प्रोटोकॉल के बगैर, किसी भी, और सिर्फ एक चीज़ के लिए, और वो टूरिज़म के लिए। इसके अलावा मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी और चीज़ में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर भी काम, लेकिन मेरी क्योंकि एक्सपर्टीज़ टूरिज़म पे है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक टूरिज़म के ऊपर आप एक अच्छे तरीके से काम कर लें, तो आप जो है पाकिस्तान को उसकी टोटल डेट से क्लीन कर सकते हैं। आपको कभी जाके IMF के तरले नहीं लेने पड़ेंगे, आपको कभी किसी उनके कहने के ऊपर अपनी आवाम को पीसना नहीं पड़ेगा, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके पास इतना रेवेन्यू आ जाएगा। तो उसके लिए मेरी खिदमत 24/7 हाज़िर हैं, बगैर, लेकिन वो भी बगैर किसी इंसेंटिव के, बगैर किसी सैलरी के, बगैर किसी चीज़ के, क्योंकि मैं वो नहीं करूँगा किसी भी सूरत। इसके अलावा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। बहरहाल कौम आप में इंटरेस्टेड है डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने गुफ्तगू की, और यही मोटिवेशन और यही जज्बा दरकार है। इस कौम को भी रोल मॉडल चाहिए, जैसे आपने कहा कि ट्रेंड फॉलो होते हैं, तो आप जैसी शख्सियात को भी फॉलो करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को, दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में हैं, उनको भी आपको फॉलो करके इस मुल्क में बेलौस होकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कि अपना किरदार अदा करें, फिर रिजल्ट्स देखें आते हैं कि नहीं। डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे प्रोग्राम में शामिल की। थैंक यू वेरी मच। रियली प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू। जी नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज का ख़ास प्रोग्राम, और डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से ये प्रोग्राम आखिरी लम्हे तक आपको ख़ास दिखाई और सुनाई दिया होगा। आज के पॉडकास्ट से अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।